नमस्ते, मैं हरिशंकर व्यास। मेरी मान्यता है कि भारत का आधुनिक गोल्डन टाइम 1875 से लेकर 1950 के 75 वर्ष है। अंग्रेजों की संगत में हिंदुओं का तब थोड़ा बहुत पुनर्जागरण हुआ था। समाज सुधार हुए, राजनीतिक चेतना बनी, विचारधाराओं का बौद्धिक बल बना, साहित्य, संगीत और कला के शास्त्रीय वैभव की झलक मिली। हिंदुओं का वह कुलीन वर्ग बना जिसने आज़ादी तथा भारत को बनाने के सपने देखे और सचमुच में आज़ादी पा भी ली गई। इस जागृति का पहला सेंटर था बंगाल, दूसरा था पंजाब। 1874-75 में बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे वंदे मातरम से भारत माता का बोध बना। 1885 में एक अंग्रेज ह्यूम ने कांग्रेस बनाई। इस पर 1890 से मुंबई और कोलकाता के पारसी तथा बंगालियों का नेतृत्व बना। 1890 से 1915 तक सियासी चेतना की बांग्ला कमान सभी तरफ थी। ध्यान रहे, पहले भारतीय अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा रास बिहारी जैसों की कमान से कांग्रेस विचारों का अड्डा बनी। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या कि लाल बाल पाल के आइडिया से हिंदू चेतना पैदा हुई। बंगाल के ही ढाका में 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग बनाई। उसका दो टूक मकसद था मुस्लिम राज्य की स्थापना। उसके 10 साल बाद हिंदू चेतना में 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग में हिंदू महासभा बनाई। उसके भी पहले अध्यक्ष थे भद्र बंगाली मणिन्द्र चंद्र नाथ। इसलिए मोटा मोटी सत्येंद्र नाथ बोस से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, श्री अरविंद, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम आदि के राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और क्रांतिकारी स्वदेशी के बीजों की भूमि सचमुच में थी बंगाल। 75 वर्षों के आज़ाद भारत का असल खाद पानी था भद्र बांग्ला समाज। उसके मुकाबले गंगा यमुना की गोबर पट्टी हिंदी भाषी इलाकों की राजनीतिक चेतना सचमुच में नहीं के बराबर थी। अलीगढ़, दिल्ली, बनारस और प्रयाग के सेंटरों से यह कोशिश होती थी कि मुर्दा दिल हिंदी भाषी लोग जागे, उनमें आज़ादी की अलख बने। गांधी बाबा से हिंदी पट्टी में चेतना बनी। हाँ, आज़ादी के बहादुर वीर बंगाल में और पंजाब में तथा मराठाओं में हुए। गुजरात का रोल इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस की नरम धारा के गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहनदास करमचंद गांधी को प्रयोगों का मौका दिया। फिर गांधी को उत्तर भारत के इलाहाबाद के सबसे अमीर वकील मोतीलाल नेहरू ने अपने हिसाब से चारों तरफ प्रमोट किया और वे महात्मा रूप धारण करके बिहार, यूपी के गरीब, भूखे, नंगे हिंदुओं के गांधी बाबा बने। कोई माने या न माने, आज़ादी और देश विभाजन दोनों के फैसलों का कारण बंगाल और पंजाब की जागृति और वहाँ के नेता थे। दोनों इलाकों में 1875 से लेकर 1947 के कोई 75 वर्षों में जो सियासी चेतना बनी, उथल पुथल हुई, उसकी बैकग्राउंड ने ही अंग्रेजों से आज़ादी और विभाजन का फैसला करवाया। इस पर मैं अब
शुभव्रत भट्टाचार्य से बात करूंगा। शुभव्रत जी ने पत्रकारिता के लंबे अनुभव में दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ में रहते हुए बांग्ला, पंजाबी और हिंदू मुस्लिम साइकी को समझा तो इतिहास को भी बूझा। मेरी मान्यता है कि बंगाल सचमुच में 1947 से पहले राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सब में भारत की केंद्रीय धुरी थी। सब कुछ वहाँ से निर्धारित होता हुआ था। आपका क्या मानना है? सही है। बंगाल रेनेसां ने पूरे देश में एक नव जागरण की शुरुआत की थी। और आपने जो जैसे फरमाया कि बंकिम चंद्र चटर्जी के ज़माने से, बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद जो है ये असली जो तुल पकड़ा राष्ट्रीय आंदोलन ने, वो था जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने बंगाल को मुस्लिम और हिंदू इलाकों में बांट दिया और ईस्ट बंगाल बन गया। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुल्य इलाका था। वहाँ पर काश्तकार मुस्लिम होते थे पर ज़मींदार हिंदू होते थे। तो बंगाल के विभाजन से जो है बंगालियों ने आंदोलन छेड़ा। पूरे देश में उसको समर्थन मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने अब अगवानी की कि भाई बंगाल एक होना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने 1911 में वापस ले लिया। 1911 में अंग्रेज़ों ने सिर्फ बंगाल का ही विभाजन वापस नहीं लिया, उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि अब बंगाल के कलकत्ता में रह के अब राजकाज नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने दिल्ली में अपना दिल्ली में दरबार किया और राजधानी दिल्ली में लेके आ गए। और कलकत्ता से वो क्योंकि लगा कि कलकत्ता जैसे, बंगाल जैसे एक्टिव पॉलिटिकल एरिया में रहने से अंग्रेज़ जो है, और प्लस दिल्ली सेंट्रल भी था। पर जो देश विभाजन का जो था नींव शायद तभी रख दिया गया। मतलब 1905 में बंग भंग के समय हो गई थी। क्योंकि ईस्ट बंगाल के मुसलमान खुश हुए थे कि उनको अपना राज्य मिल गया। नहीं, लेकिन वहाँ क्यों मुसलमान में इतनी मतलब वो थी कि भाई हमें अब शासन अपना बनना चाहिए, जबकि वहाँ कोई मुगल का या इनका कोई असर नहीं था। नहीं, बिल्कुल था ना। नवाब नहीं, पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो केवल काश्तकार कौम थी और जमींदार हो गए थे, वो हिंदू थे। बंगाल का कैपिटल कलकत्ता से पहले मुर्शिदाबाद था ना। पलासी का युद्ध कहाँ हुआ? जी जी जी, ठीक है, मुर्शिदाबाद के पिछवाड़े में, ठीक है ना। और फिर जो है कलकत्ता किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। उससे पहले तो मुर्शिदाबाद था जी। और मुर्शिदाबाद का एक समझिए आप बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ढाका होता था जी। ढाका का नवाब जो है वो मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट करता था। और मुर्शिदाबाद जो है मुगलों से काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई थी। बंगाल छोड़, जैसे आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर जैसे पहले लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। बंगाल में ज़्यादातर जो है बंगाल के अंदर शासक केंद्र से, दिल्ली से जुदा हुआ करते थे। जुदा ही रहे हैं ज़्यादातर। नहीं तो क्या, लेकिन राजनीति देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंगाल से ही शुरू हुई है। तो वही ना, क्योंकि वहाँ के जो ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम थे वो खुश हुए थे। और ये आगा खान तो अगवानी करे, पर असली अंग्रेज़ों के कहने पे नवाब ढाका ने बनवाया था मुस्लिम लीग। वो एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें से मुस्लिम लीग उभर के आ गया। जिन्ना साहब 1913 में उसमें सक्रिय हुए थे और 1930 में हुए थे। 1913 और एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि हमें ये डुअल मेंबरशिप की बात जनता पार्टी को तोड़ गई। डुअल मेंबरशिप हिंदुस्तान की राजनीति में थ्रू आउट रही है। लोग मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे, जैसे जिन्ना साहब, और कांग्रेस के भी। ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय महासभा के भी थे और कांग्रेस के भी थे, ठीक है ना। हेगड़ेवार साहब वो कांग्रेस के भी थे, हिंदू महासभा में भी हुआ। फिर 1919 के नागपुर कांग्रेस सेशन के कर्ता धर्ताओं में डॉक्टर हेगड़ेवार थे जी, जिन्होंने 1915 में हिंदू महासभा अटेंड किया था। और 1925 में उनको लगा कि कुछ ज़्यादा राजनीति हो रही है, तो वो राजनीतिकरण से खिन्न होकर उन्होंने आरएसएस की स्थापना की कि हम लोग राजनीतिक नहीं होंगे, हम लोग सोशल रहेंगे जी।
नहीं अब तो ये डुअल मेंबरशिप थ्रू आउट रही है जी, ठीक है ना। कम्युनिस्ट भी रहे हैं कांग्रेस के अंदर, मुस्लिम भी रहे हैं, समाजवादियों का भी था, लेकिन बुनियादी तौर पर नहीं, लेकिन एक फर्क है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी गंगा थी जिसमें पता नहीं कहाँ के स्ट्रीम आके गिरते थे, लेकिन एक और गिर के निकल जाते नहीं, लेकिन एक फर्क है कि मुस्लिम लीग से सारे मुस्लिम जुड़े रहे, वो इधर उधर कहीं नहीं भटके, लेकिन हिंदू पार्टी के नाते कांग्रेस सबकी गंगोत्री थी और उस गंगोत्री से तमाम विचारधाराएं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ी। मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, पर मौलाना आजाद फिर कभी वो मुस्लिम लीग नहीं रहे, उनकी रॉयल वो नहीं थी। क्योंकि वो अलग मुस्लिम आइडेंटिटी के समर्थक नहीं थे हिंदुस्तान में। वो चाहते कि मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं भूलना चाहिए कि 1857 की लड़ी थी, किसने शुरू की थी? मंगल पांडे ने जी। उसके नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेता उनको बनाया गया, वो गद्दी पे थे, क्योंकि वो गद्दी पे थे, प्रतीकात्मक थे, वो प्रतीकात्मक थे। और हिंदुओं ने जो बगावत की थी उसमें उन्होंने मुसलमान को अपना सरगना माना था और उसके गिरने पे उन्होंने बुरा माना था। लेकिन मूल पहले सवाल पे बुनियादी यह है कि विभाजन की नींव अगर बंगाल में रखी गई और बांग्ला भाद्रजनों में, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे समझदार भी थे जिन्होंने एक अगर ध्यान हो तो ये मुझे कि रक्षाबंधन उत्सव कुछ राखी उत्सव बनाया था हिंदू मुस्लिम में हारमोनी बनाने के लिए, हालांकि वो कहते थे कि एकता नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि बांग्ला माटी बांग्ला जौल, देखिए बंगाल के लोग जो है सब एक रहेंगे, कोई अलग नहीं होंगे। उन्होंने जो है वो प्रोसेशन निकाला अपने जोड़ासांको के घर से, जोड़ासांको से लेके वो गए थे मस्जिद तक, टिप्पू सुल्तान मस्जिद तक। जाके वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को बाहर बुलाया, बोला कि तुम क्या अलग होना चाहते हो हमसे, इधर आओ। और उनको राखी बंधवाई, वो रक्षाबंधन के दिन नहीं, हाँ, वो वैसे ही रक्षाबंधन कि क्या आपकी प्रोटेक्शन हम देंगे। हाँ, आप जो है यहाँ पर अगर माइनॉरिटी में। ये घटना कहाँ की थी? कलकत्ता की है। अच्छा, कलकत्ता की है। तो इन्होंने तो फिर वो मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकल कर राखी बंधी। हाँ, तो वो गए ना प्रोसेशन, पूरा कलकत्ता निकला प्रोसेशन में, जाकर मस्जिद में गए, उन्होंने आह्वान किया कि आप बाहर आइए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद टैगोर इस भरोसे में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को उन्होंने की दूसरी बार सलाह दी थी कि भरोसे मत रहे। कम्युनलिज्म, ही वाज अगेंस्ट कम्युनलिज्म, ही वाज अगेंस्ट कास्टिज्म। लोग कहते हैं कि गांधी जो गए थे आरएसएस के आश्रम में जाकर देखा कि सब जाति के, कौन से आश्रम? अच्छा, हाँ, सब जाति के लोग एक साथ रहें, सब जाति के लोग एक साथ रहें और खाएं पिए एक साथ। ये शांति निकेतन में 1910 में शुरू हो गया था। जब Tagore did not believe in casteism, he was a Brahman, he was a कुलीन ब्राह्मण। देखिए, गांधी और टैगोर के बीच में एक चीज समझना पड़ेगा जी। टैगोर केम फ्रॉम ए एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जी, गांधी डिड नॉट, बट टैगोर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। कभी कोई स्कूल नहीं गए, कभी कोई कॉलेज नहीं गए, और उनकी डिक्शनरी आज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। महात्मा गांधी और नोबेल प्राइज मिला। और महात्मा गांधी पढ़ लिख के बैरिस्ट्री पास करके, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, ही केम फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी मतलब नॉट एरिस्टोक्रेटिक लाइक टैगोर, ठीक बात। बट जो है वो विदेश गए, ये भी विदेश गए, और दोनों का वर्चस्व रहा। टैगोर और गांधी के रिलेशनशिप को अगर समझना है तो देखना पड़ेगा उनमें मतभेद थे, पर मतभेद नहीं भी थे। इसलिए क्योंकि जब भी टैगोर ने कोई भी चिट्ठी लिखी गांधी को उनको अपोज करते हुए, गांधी ने फौरन अपनी पत्रिका में उस चिट्ठी को छापा। खैर वो और उसको जवाब नहीं दिया। नहीं, वो एक वक्त अलग था, लोगों में भले कितनी एक दूसरे मतभेद हो, कुछ भी हो, फिर भी सब इस तरह वो एक माहौल ही अलग था। टैगोर तो खिंचाई करते थे उसकी जी। उसके बावजूद 1934 में बिहार में अर्थक्वेक हो गया जी। महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक दैविक चीज है। टैगोर ने उनको कहा कि तुम अनसाइंटिफिक बातें कैसे कर सकते हो, कि भगवान नाराज हो गए तो तुम लोग मर गए। ये कुदरत का साइंटिफिक एक फिनोमेना हुआ है कि एक अर्थक्वेक हुआ है बिहार में, ठीक है ना। तो इस तरह से गांधी ने फौरन छापा। ये भी था क्योंकि गांधी बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, और टैगोर कहते थे यूनिटी तो है, समन्वय होना चाहिए, दे हैव टू लिव इन हार्मनी। क्योंकि उसमें उन्होंने उनकी कहानी सुनाई थी। नहीं, लेकिन मेरे अपन भटक जाएंगे और फिर वो लंबा हो जाएगा। ये कहानी जरूरी है। हाँ। टैगोर जो थे वो जमींदार थे, उनकी जमींदारी थी ईस्ट बंगाल में, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य काश्तकार होते थे जी।
तो बोले कि जब मैं अपनी ज़मींदारी में जाता था, जब ज़मींदारी का मैंने काम संभाला छोटी उम्र में, तो जब मैं गया तो जाके मैंने देखा कि मेरे रियाया जो थे जी, हिंदू अलग बैठे हुए थे, मुस्लिम अलग बैठे हुए थे। जी, ठीक है ना। और मैंने उनसे, और उनकी बैठने की व्यवस्था भी अलग कराई गई थी जी, जमींदारी की ओर से। तो बोले कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं, आप लोग सब एक साथ घुल मिल के बैठिए। तो मुसलमानों ने कहा नहीं साहब, हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ठीक है। क्योंकि हिंदू कम थे और उनको थोड़ा ऊंचा बैठाया गया था, क्योंकि ये सब ब्राह्मण थे, ये सब थे। तो कहा कि नहीं साहब, आप जहाँ पर हैं वहाँ आप ठीक है, हम जहाँ हम ठीक है, हमारी समस्या उनको लेकर बात कीजिए। रूरल डेवलपमेंट में भी जो है सबसे पहले इनिशिएटिव शांति निकेतन में लिया गया। नहीं, अपन बहुत विषयांतर हो रहा है। मेरा ये कहना है कि बंगाल और पंजाब का रोल, जो मेरी ये मान्यता है कि इनका एक तरह से राजनीतिक चेतना पैदा करने से लेकर, अंग्रेजों के फैसले से लेकर और देश के विभाजन और आज़ादी, इस सब का निर्णायक असर आप किस तरह मानते हैं? ऐसा है, हाँ, पंजाब में जब ट्रिब्यून अखबार शुरू हुआ लाहौर में, सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने किया, वो वहाँ के ज़मींदार थे जी, अमृतसर के ज़मींदार थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है अखबार, लाइब्रेरी और एक कॉलेज बनाने में कर दी। और वो इत्तेफाकन वो तीनों संस्थाएं आज हिंदुस्तान में भी ट्रांसफ़र होकर आ गई हैं, जी, लाहौर में भी है। जी, तो उस टाइम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल के सुरेंद्रनाथ, हाँ, हाँ, एक प्रिंटिंग प्रेस भेजा हाँ, और 4 पत्रकार भेजे वहाँ से, बोले तुम लोगों को अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। अच्छा, तो पंजाब, हाँ, तो ट्रिब्यून के संपादक मेरे ख्याल से 1940 या 42 तक शुरू से लेकर बंगाली रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। अच्छा, वहां पर सब पंजाबी पढ़ते थे सिविल एंड मिलिट्री गजट, जो कि टोडी अखबार थी। तो इसके खिलाफ अखबार निकालो। और प्रिंटिंग प्रेस भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भेजी, साथ साथ उन्होंने कुछ बंगाली पत्रकार भी भेज दिए। तो ये अपने आप में बताता है कि सचमुच में इस देश की मतलब राजनीतिक चेतना करने से लेकर, बौद्धिकता पैदा करने से लेकर, और लेकिन उसके बावजूद ये एक विपिन पाल दास, हाँ, विपिन पाल दास, लाल बाल पाल, हाँ, विपिन हाँ, पाल दास ट्रिब्यून के संपादक थे। हाँ, नहीं, लेकिन एक उनको वहां से भेजा गया था। हाँ, विपिन पाल दास, जो लाल बाल पाल हम कहते हैं, हाँ, हाँ, लाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और तिलक, और बीच में लाल बाल पाल को हम तीसरा नाम भूल जाते हैं, विपिन चंद्र पाल, वो ट्रिब्यून के संपादक थे और लाहौर में रहते थे। नहीं, लेकिन इन तीनों के इस सब के बावजूद, पंजाब और बंगाल की त्रासदी के बावजूद, विभाजन का फैसला, हिंदू मुस्लिम बंटवारे का फैसला, देश का एक तरह से सचमुच में आधी अधूरी आजादी का फैसला, इन दोनों के कारण हुआ, ये भी एक सत्य है। देखिए, हुआ ये कि देखा जाए, सुनने बुरा लगता है, पर बंगाल कभी भी इंडिया के मेन स्ट्रीम का अंग नहीं था। वो अपने आप में एक अलग, वो उसमें आइलैंड में रहते, नहीं, इट वाज द मोस्ट प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया। India contributed 50% of the world GDP and 50% of that GDP came from Bengal. कि अंततः ठीकरा तो बंगाल और पंजाब पर ही फूटता है, विभाजन का हो या हिंदू मुस्लिम कलह का हो, और मतलब सांप्रदायिक हिंसा दोनों जगह, बंगाल में भी बहुत भयानक हुई थी 47 में, पंजाब में भी बहुत हुई थी। तो भले राजनीतिक चेतना पैदा की गई हो, सारा कुछ हो, सारा योगदान रहा हो, बावजूद जिम्मेवार भी ये दोनों ही राज्य, दोनों ही सूबों के लोग थे। 3 सूबे मैं कहूँगा। एक तो सबसे अभागे थे सिंधी, जिनको कुछ नहीं मिला, उनका पूरा राज्य पाकिस्तान चला गया जी। बंगाल का विभाजन हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ, और इन दोनों राज्यों का विभाजन ना भी होता, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में, तो कैबिनेट मिशन के 3 सुझाव थे। एक कि भाई वो लोग आज़ादी नहीं देना चाहते थे, डोमिनेंट स्टेटस। उन्होंने कहा था कि पार्ट ए स्टेट्स जो कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स जो कि हिंदू बाहुल्य स्टेट्स, और बंगाल और असम को पार्ट सी स्टेट करके रखना चाहते थे। तो उस टाइम पे सोहरावर्दी ने और शिशिर बोस ने, जो कि सुभाष बोस के भाई थे, इन्होंने मिलकर आज़ाद बंगाल की बात सोची थी। उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हो और जाएंगे। वो एक मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि प्रधानमंत्री एटली ने एक अमेरिकी राजदूत से संभावना व्यक्त की थी कि मैं भावी सिनेरियो में देखता हूं कि एक मुस्लिम पाकिस्तान होता हुआ लगता है, एक भारत होता हुआ लगता है, और एक बंगाल, मिक्स बंगाल भी की संभावना। वो मतलब लंदन में ये उस समय आइडिया था। बंगाल में, वेस्ट बंगाल तो में हिंदू बाहुल्य था, इस बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य,
और आसाम वॉज हिंदू मेजोरिटी। इसमें सिलेट एक इलाका था आसाम का जिसने रेफरेंडम करके पाकिस्तान में जाने का तय कर लिया, वो लोग उधर चले गए। तो ये विभाजन जो हुआ ना बंगाल का, ये बहुत बुरा विभाजन हुआ। क्या इसलिए वो तो पंजाब का भी बहुत विभाजन बुरा था। बंगाल का विभाजन, पंजाब विभाजन और बंगाल के विभाजन में फर्क है, क्योंकि जो बंगाल के जूट ग्रोइंग एरियाज थे वो ईस्ट बंगाल में थे, और फैक्ट्रियां वो सब फैक्ट्रियां वेस्ट में आ गई, कोल माइंस सब वेस्ट में थे, ईस्ट को कुछ नहीं मिला। इस तरह से जो इकोनॉमिक आज की तारीख में बांग्लादेश ने उठ के फिर से बंगाल को जिंदा किया है। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना हुआ नहीं, वो एक वेस्ट बंगाल वेस्ट हो रहा है। हाँ, पर बांग्लादेश ने की जीडीपी जिससे बढ़ रही, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हिंदुस्तान के बराबर नहीं, हिंदुस्तान की जीडीपी से $25 ऊपर है। हाँ, वो अभी है इसमें, ये रियलिटी है। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बंगाल और पंजाब ने इस देश में राजनीतिक चेतना पैदा की, इस और हार्मोनी बनाने की कोशिश की, उसके बावजूद परिणाम में भी सबसे ज्यादा परिणाम इन दोनों इलाकों में हो, ये अपन मान सकते हैं। एक चीज कह खत्म करूंगा। हाँ। अगर ये चीज समझना है तो अंडमान के सिल्वर जेल चले जाइए और वहां की तख्ती पढ़ लीजिए। हाँ। आपको 95% नाम बंगाल और पंजाब के मिलेंगे। ये बाकी देश 5% है। हाँ, वो तख्ती पढ़ लीजिए। हाँ। समझ में आ जाएगा कि भाई आजादी आई तो आई कहां से। सुबह जी बातचीत ये यहीं समाप्त करते हैं। बस अब इतना ही। उम्मीद है यह गपशप नई और दिलचस्प लगी होगी। अनुरोध है कि नया इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया इंडिया की वेबसाइट और उसके ई पेपर को भी ज़रूर देखें, वह कुछ अलग लगेगा।